चलो जी, तो एनालिटिकल केमिस्ट्री में बेसिकली हम पढ़ते क्या है बेटा, हम इसमें पढ़ते हैं ढेर सारे आयंस के बारे में, उनके कलर्स के बारे में, उनसे रिलेटेड रिएक्शंस के बारे में, उनसे रिलेटेड प्रोडक्ट्स के बारे में कि वो प्रोडक्ट सॉल्यूबल है कि इनसॉल्यूबल है, अगर वो सॉल्यूबल है तो कितना सॉल्यूबल है, इनसॉल्यूबल है तो क्यों वो इनसॉल्यूबल है, उसमें अगर हम कोई एक्स्ट्रा केमिकल ऐड करेंगे तो क्या वो सॉल्यूबल हो जाएगा कि वो इनसॉल्यूबल ही रहेगा, वो कौन से कलर का बनता है, पहले कलर कैसा था, बाद में कलर कैसा हुआ, ये सब दुनिया भर के फालतू जो क्वेश्चंस हैं जो एग्जाम में 5 नंबर के आते हैं वो हमें इस चैप्टर में पढ़ना है। तो सबसे पहले हम आए, ठीक है, थ्योरी व्योरी कुछ नहीं आती है इसमें, जो मेन मेन चीजें हैं वो आपको हम सिखाएंगे। सबसे पहले ये जो बॉक्स आप देख रहे हो बेटा, इस बॉक्स को एग्जाम के लिए आपको याद रखना है। एग्जाम में क्या याद रखना है, आपने देखो हमारा जो पेज था रेडिकल्स वाला फॉर्मूले सीखने के लिए, वो आप लोग को याद है ही ऑलरेडी, तो आप लोग को यस पता ही सर। है कि ये कौन से आयन है, आप जानते हो कि अमोनियम आयन है, ये जिंक है, ये बाइकार्बोनेट है, ये एसीटेट है, तो आप लोग को आयन के बारे में हर एक नाम पता है कि कौन से आयन का क्या नाम है और उसकी कितनी वैलेंसी होती है। ये शुरुआत की केमिस्ट्री में हम सब सीखे थे। अब यहाँ पे हेडिंग में अगर आप देखोगे तो आपको कलर याद रखना है। जैसे कि अगर हम कलरलेस आयन की बात करें तो कौन कौन से कलरलेस आयन होगा, ये ढेर सारे रहे, याद आपको रखना है, ठीक है। हम एग्जाम दे चुके हैं क्लास 10th में 2010 में, कर लिया था याद, भूल गए हम, ठीक है। अब आपकी बारी है, ये चैप्टर ऐसा है जिसमें आपको याद बहुत कुछ करना है, ठीक। फिर आते हैं कलर्ड आयंस के बारे में, तो कलर्ड आयंस में सारे ही याद रखना है, बट कुछ इंपॉर्टेंट है जो बार बार काम में आते हैं। जैसे कॉपर सल्फेट आता है तो आपको ब्लू कलर याद रहेगा, ठीक है। आयरन का कलर अभी हम एग्जांपल्स में पढ़ेंगे तो ग्रीन, कहीं कहीं डर्टी ग्रीन भी मिलेगा, ठीक है। फिर फेरिक का कलर आप देखोगे तो येलोइश ब्राउन, रस्ट को याद कर लेना, जंग को याद कर लेना। निकिल का कलर जनरली बहुत रेयर, काम में आते ही नहीं है। क्रोमियम का कलर एक रिएक्शन में काम में आता है, ग्रीन कलर का। मैंगनीज पिंक कलर का। पोटेशियम परमैंगनेट KMnO4 देखते हो तो उसमें मैंगनीज आता है, तो कहीं ना कहीं काम में आ जाता है, तो पिंक कलर याद रख लेना। फिर एनायन की बात करें तो ये सब कलरलेस अनायन है, नाम सबके आपको पता ही है, सिंबल पता ही है। कलर्ड में बात करें तो ये परमैंगनेट पूरा का पूरा आयन पिंक और पर्पल है। डाइक्रोमेट बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्रोमेट बड़ा इंपॉर्टेंट है, तो ये याद करने हैं आपको, इसमें समझाने का कुछ है ही नहीं। आयन है, उनके कलर है, आपको याद रखना है। रिएक्शंस जब आती हैं तो और अच्छी तरह आपको याद हो जाएगा। जैसे अगर हम आपसे क्वेश्चन पूछे SO2 और CO2, इन दोनों की कॉमन टेस्ट क्या है, कैसे टेस्ट करोगे कि SO2 और CO2 निकल रही है। फ्रेंड्स लाइम वाटर मिल्की। दोनों की दोनों गैसेस लाइम वाटर मिल्की कर देती है, बट अगर हम इसके अलावा कोई और टेस्ट देखें जिसमें हम कंपेयर कर पाए कि CO2 ही है या SO2 ही है, तो हम क्या करेंगे, ये नहीं पता किसी को, सर ये बताया पोटेशियम होगा। डाइक्रोमेट का कलर ऑरेंज से ग्रीन कर देगा। बिल्कुल बिल्कुल, जो SO2 होगा बेटा वो पोटेशियम डाइक्रोमेट का कलर ऑरेंज से कर देगा, किसमें, ग्रीन में। तो पोटेशियम डाइक्रोमेट की रिएक्शन होगी SO2 के साथ और पोटेशियम क्रोमेट बन जाएगा ग्रीन कलर का। तो कहने का मतलब ये है कि ये रिएक्शंस जो है, जैसे आपको रिएक्शन समझ में आ जाएंगी कलर अपने आप याद हो जाएगा। आधा तो वैसे ही याद हो गया होगा, एग्जाम्पल दिया हमने SO2 का। इस तरीके से आपको ये कलर याद हो जाएंगे तो परेशानी वाली कोई भी बात नहीं है। अब इसके बाद हमें रिएक्शंस पढ़ना होती है, और जैसा कि शुरुआत में बेटा हमने आपको बताया था कि ये जो रिएक्शंस होती हैं हमें दो सोल्यूशन के साथ में पढ़ना है, एक सोडियम हाइड्रोक्साइड और एक अमोनियम हाइड्रोक्साइड। कि अमोनियम हाइड्रोक्साइड और सोडियम हाइड्रोक्साइड की रिएक्शन हम कौन कौन से सॉल्ट के साथ करा रहे हैं, तो क्या क्या प्रोडक्ट मिलेगा, और वो प्रोडक्ट कितना सॉल्यूबल है कितना इनसॉल्यूबल है, कौन सा उसका कलर बन रहा है कौन सा नहीं बन रहा है, ठीक है। सब कुछ इसमें याद करना है, समझाने का जो है वो हम आपको अभी समझा ही रहे हैं। पहली टेबल आप इस पेज पर देखोगे तो यहां पर आप देखो जो एल्कली हमने लिया है उसमें हमने NaOH लिया है, तो हर एक रिएक्शन में देखो NaOH 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 NaOH।
ठीक है, और यहां पर भी NaOH। तो इस पूरे पेज पर अगर आप देखोगे ये टेबल किस पर बेस्ड है कि हम सोडियम हाइड्रोक्साइड की रिएक्शन अलग अलग सॉल्ट के साथ रिएक्शन करा रहे हैं। तो अलग अलग सॉल्ट के साथ रिएक्शन होगी, हमें अलग अलग टाइप का प्रोडक्ट मिलेगा। फिर हमें चेक करना है कि वो प्रोडक्ट क्या पीपीटी बना रहा है, और पीपीटी अगर बना रहा है तो क्या वो सॉल्यूबल है, क्या वो इनसॉल्यूबल है, या उसका कलर कैसा है, क्या वो व्हाइट कलर का है, क्या वो डर्टी ग्रीन है, क्या वो रेडिश ब्राउन है, क्या वो जिलेटिनस व्हाइट है, क्या वो चौकी व्हाइट है। ये सब हमें पढ़ना है। तो रिएक्शंस सारी की सारी सिंपल है। आप सारी रिएक्शंस अगर यहां गौर से देखोगे, इतनी सारी रिएक्शन आपकी आंखों के सामने लिखी है, हमें तो पहले ये बताओ ये सारी की सारी रिएक्शन किस टाइप ऑफ द रिएक्शन है, कौन से टाइप की रिएक्शन डबल दिखाई दे डिस्प्लेसमेंट। रही है। डबल डिस्प्लेसमेंट। ये आपको रिएक्शन दिखाई दे रही है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। और आप देखो हर रिएक्शन में डाउन एरो भी बना हुआ है, लास्ट वाली को छोड़ के हर रिएक्शन में कैसा एरो बना है, डाउन एरो। तो एक और रिएक्शन हो जाएगी, कौन सी, प्रेसिपिटेटरी। रिएक्शन। तो कंटेंट आपको पता चल गया कि हाँ सिंपल सिंपल सी चीजें हैं। तो अब बची क्या चीज जो याद करना है। पहला एग्जांपल लेते हैं, जैसे कैल्शियम नाइट्रेट है, आपको याद रखना है कैल्शियम नाइट्रेट का कलर कलरलेस, सोडियम हाइड्रोक्साइड रट लो बिल्कुल कलरलेस होता है। डबल डिस्प्लेसमेंट करो, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का पीपीटी बनेगा जो कि व्हाइट कलर का होगा, सोडियम नाइट्रेट बनेगा जो कि कलरलेस होगा। अब लास्ट वाले टेबल में पीपीटी के बारे में बता रहे हैं कि भाई जो कलरलेस, कलर ऑफ पीपीटी एंड इट्स सॉल्युबिलिटी इन एक्सेस ऑफ एल्कली। अगर हम एक्सेस ऑफ एल्कली का क्या मतलब है, एल्कली हम सोडियम हाइड्रोक्साइड ले रहे हैं, अब चाहे आप थोड़ा सा सोडियम हाइड्रोक्साइड मिलाओ या बहुत ज्यादा सोडियम हाइड्रोक्साइड मिलाओ, कैल्शियम नाइट्रेट बहुत आसानी से मतलब जो है सॉल्यूबल हो जाएगा। स्पेरिंगली सॉल्यूबल यहां पे मतलब है कि थोड़ा थोड़ा, आसानी से नहीं, थोड़ा थोड़ा सॉल्यूबल हो जाएगा। मतलब लिमिटेड सॉल्यूबिलिटी है इसकी, 100% सॉल्यूबल नहीं है। आप कितना ही एक्सेस सोडियम हाइड्रोक्साइड आप उसमें मिला दो। तो ये पहली कैल्शियम सॉल्ट की रिएक्शन हो गई। दूसरी अगर हम रिएक्शन देखें, आयरन सल्फेट। अब आयरन की वैलेंसी अभी अभी हमने पढ़ी थी, जो फेरस है +2 वाली, कैसा कलर होता है इसका, ग्रीन कलर का। ठीक है, ग्रीन कलर का है ना, डर्टी ग्रीन, तो यहाँ पे पेल ग्रीन आ गया। फिर जो पीपीटी बन रहा है वो कैसा हो गया, डर्टी ग्रीन हो गया, जिलेटिनस चमकता हुआ। ठीक है, सोडियम सल्फेट बन गया। फिर अब यहां पर आता है डर्टी ग्रीन पीपीटी एंड दैट इज इनसॉल्यूबल। आप इस इनसॉल्यूबल में कितना ही NaOH मिलाते जाओ मिलाते जाओ मिलाते जाओ मिलाते जाओ, ये इनसॉल्यूबल ही रहेगा, घुल नहीं जाएगा। चाहे थोड़ा सा सोडियम हाइड्रोक्साइड मिला रहे हैं, चाहे ढेर सारा मिला रहे हो, घुलेगा नहीं। तो ये इनसॉल्यूबल है। फेरिक सॉल्ट की बात करें तो उसका हो गया येलोइश कलर, फेरिक क्लोराइड का। हमें फेरिक हाइड्रोक्साइड मिल रहा है, कैसा कलर, रेडिश ब्राउन पीपीटी। और ये रेडिश ब्राउन पीपीटी भी इनसॉल्यूबल ही होता है। आवाज पहुंच रही है भाई? यस यस सर। यस सर। ठीक है, फिर वही कॉपर की बात करें, कॉपर सल्फेट का कलर कौन नहीं जानता, ब्लू कलर, हमेशा से पढ़ रहे हो, पिछले 3-4 साल से आप ब्लू कलर पढ़ रहे हो। फिर हमें पीपीटी, पेल ब्लू पीपीटी हमें मिल गया कॉपर हाइड्रोक्साइड का। पेल ब्लू पीपीटी है वो कैसा है, अभी भी इनसॉल्यूबल। मतलब कितना ही NaOH इसमें मिला लोगे, इनसॉल्यूबल का इनसॉल्यूबल ही रहेगा। फिर आता है अलग टाइप की रिएक्शन जिसमें दो दो रिएक्शन दी हुई है। समझेंगे हम दोनों रिएक्शन को। पहली रिएक्शन है जिंक सल्फेट कलरलेस, सोडियम हाइड्रोक्साइड कलरलेस, जिंक हाइड्रोक्साइड व्हाइट जिलेटिनस पीपीटी और सोडियम सल्फेट कलरलेस। अब समझना, जिंक हाइड्रोक्साइड जो है बेटा ये पीपीटी बना रहा है। और पीपीटी का क्या मतलब होता है, पीपीटी का क्या मतलब होता है कि वो कैसा है, इनसॉल्यूबल है। बट अब हमने क्या किया, इस इनसॉल्यूबल पीपीटी में हमने और NaOH मिलाया। हम यही तो कर रहे हैं हर रिएक्शन में। अब हमने और NaOH मिलाया, तो जब हमने एक्सेस NaOH मिलाया तो ये इनसॉल्यूबल पीपीटी एक्सेस सोडियम हाइड्रोक्साइड मिलाने की वजह से अब कैसा हो गया, अल्टीमेटली कैसा हो गया वो देखो,
सॉल्युबल। Soluble. तो यहां पर आपको ये याद रखना है कि कौन सा सॉल्ट एक्सेस सोडियम हाइड्रोक्साइड मिलाने पे सॉल्युबल हो जाता है। अब देखो यहाँ पे ये जो फॉर्मूला लिखा है सोडियम जिंकेट, बोलो ये 50 बार आपको हम पढ़ा चुके हैं कि नहीं पढ़ा चुके? सोडियम जिंकेट Yes. Yes, Yes. sir. फंक्शंस में, रिएक्शन में हमेशा से बताया है। एम्फोटेरिक वाली रिएक्शन बताइए, तो उसमें हमने कितनी Yes, बार sir. ये पढ़ा हुआ है। ठीक है, सेम कॉन्सेप्ट आपका लेड नाइट्रेट में भी लगेगा, ये भी एम्फोटेरिक होता है लेड नाइट्रेट। तो यहाँ पे भी देखो पीपीटी बनेगा इनसॉल्युबल, एक्सेस NaOH लगाओगे तो सोडियम प्लम्बाइड बन जाएगा, जो कि कैसा हो जाएगा? सॉल्युबल। और जो हमें पहला पीपीटी मिलता है वो कैसा बेसिकली मिलता है? चौकी व्हाइट कलर का। ठीक, इस तरीके से हो जाएगा। उसके बाद फिर आता है अमोनियम सॉल्ट, लास्ट रिएक्शन। अमोनियम क्लोराइड, डेंस वाइट फ्यूम्स, NaOH, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन नहीं है ये। ठीक है, तो यहां पर NaCl बना। अब ये वाली जो अमोनियम क्लोराइड वाली जो बेटा ये रिएक्शन आप देख रहे हो, ये NaOH वाली रिएक्शन देख रहे हो, ये हमने बेस वाले जो चैप्टर था जिसमें हमने बेस की रिएक्शन देखी थी, उसमें याद करो कि बेस को जब आप अमोनियम के साथ रिएक्ट कराओगे तो अमोनिया रिलीज होती है कि नहीं? Yes, Yes, sir. sir. Yes, जैसे sir. हमने देखी थी ना, जैसे वो वाली रिएक्शन थी Na2CO3 प्लस HCl, तो कोई भी सॉल्ट को आप एसिड के साथ कराओगे तो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती थी कि नहीं? Yes, sir. Yes, है ना, sir. सॉल्ट प्लस वाटर Yes, प्लस sir. कार्बन डाइऑक्साइड। देखो उसी टाइप की रिएक्शन तो है ही है। क्लियर हो रहा है? तो यहां पर भी Yes. बस ये याद Yes, रखोगे, sir. व्हेन सोडियम हाइड्रोक्साइड Yes, और एनी वाटर सॉल्युबल इज हीटेड विद अमोनियम सॉल्ट्स, अमोनिया गैसेस इवॉल्व। तो ये कोई नई रिएक्शन थोड़ी है, ये तो पहले आप उसमें बेसिस में पढ़ ही चुके हो। समझ रहे हो मतलब क्या अप्रोच रखनी है आपको ये टेबल याद रखने के लिए? ठीक है, Yes, sir. Yes. रट भी Yes, रहे sir. हो अगर तो तरीके से याद रखनी है कि भूल ना जाओ, मतलब कॉन्सेप्चुअली इसको याद रखना है। और इसमें थोड़ी मेहनत है, हम ये नहीं बोलेंगे एक बार में याद हो जाएगी, बट हाँ अगर आपको केमिस्ट्री के कॉन्सेप्ट्स पता है, आपको रिएक्शन बनानी आती है, तो आप बहुत अच्छी तरह से कर सकते हो। अब आपको जैसे मान लो प्रैक्टिस करनी है, आप चाहते हो कि आपको वाकई में याद हुई भी है कि नहीं हुई है। NaOH को याद रख लो, इन सॉल्ट्स को याद रख लो, कैल्शियम नाइट्रेट, आयरन सल्फेट, आयरन क्लोराइड, कैल्शियम सल्फेट, कॉपर सल्फेट, जिंक सल्फेट, लेड नाइट्रेट, इन सॉल्ट्स के नाम याद रख लो। और फिर एक ब्लैंक पेज पर खुद से इन सॉल्ट्स की रिएक्शन कराओ, पीपीटी बनाओ, पीपीटी का कलर लिखो और चेक करो कि वो सॉल्युबल है कि इनसॉल्युबल है, खुद की नॉलेज के ऊपर। फिर अपनी बुक से क्रॉस चेक करो कि आपने कोई गलती तो नहीं की। एक दो बार प्रैक्टिस कर लोगे ना, आपको टेबल याद हो जाएगी। सेल्फ स्टडी इसकी करनी पड़ेगी, आप डिपेंडेंट नहीं हो सकते टीचर पे, क्योंकि टीचर भी क्या कर लेगा, याद तो करनी आपको है ना। हम आपको समझा के उसको आसान बना सकते हैं, बट अल्टीमेटली याद आपको ही करना है। समझ रहे हो इस चीज को कि नहीं? Yes, sir. Yes, ठीक sir. है, उसी की तरह जैसे हमने NaOH के साथ किया है बेटा, उसी की तरह यहां पर बेटा आ जाती है अमोनियम हाइड्रोक्साइड। सॉल्ट्स लगभग सेम है, कोई नए सॉल्ट नहीं है, वही सॉल्ट है। जैसे आप यहाँ देखोगे सब जगह तो पहले अमोनियम हाइड्रोक्साइड है, यहाँ पर आयरन सल्फेट है, आयरन क्लोराइड है, आयरन सल्फेट है, कॉपर सल्फेट है। ठीक है, इसमें थोड़ी एक्सेस वाली रिएक्शन हो जाएगी, जिंक में भी एक्सेस वाली रिएक्शन हो जाएगी, और फिर लेड नाइट्रेट है। तो पहली रिएक्शन अगर आप देखोगे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है ही सारी की सारी। आयरन हाइड्रोक्साइड का कलर कैसा बनेगा? डर्टी ग्रीन। यहाँ पर भी कैसा बन रहा था, यहाँ पर भी कैसा बन रहा था, कहाँ चला गया, ये बन रहा था डर्टी ग्रीन। तो एक बार याद कर लिया, बार बार Yes, याद yes. करने की जरूरत पड़ी क्या? नहीं, हाँ, एक ही बार आपको याद No, sir. करना है, वही कॉन्सेप्ट यहाँ पर आ जाएंगे। अब आपको क्या देखना है, ये याद रखना है भाई, डर्टी ग्रीन पीपीटी है और इनसॉल्युबल है, मतलब कितना ही अमोनियम हाइड्रोक्साइड डाल दो, इनसॉल्युबल का इनसॉल्युबल ही रहेगा, सॉल्युबल नहीं हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही आयरन क्लोराइड वाले केस में हो जाएगा, रेडिश ब्राउन पीपीटी आपको मिल जाएगा, वो भी इनसॉल्युबल है। ठीक है, तो आयरन क्लोराइड के साथ भी करा लो, आयरन सल्फेट के साथ भी करा लो, तो दोनों ही केस में रेडिश ब्राउन पीपीटी मिल रहा है जो कि इनसॉल्युबल है। कॉपर के केस में क्या हो जाएगा? पेल ब्लू पीपीटी मिल जाएगा। बट अब कॉपर के केस में देखो ध्यान से, पेल ब्लू पीपीटी जो है, ये पेल ब्लू पीपीटी इनसॉल्युबल होता है नॉर्मल केस में,
बट अब अगर हमने इसमें और अमोनियम हाइड्रोक्साइड ऐड करी, ये वाला जो केस है, हमने इसमें और अमोनियम हाइड्रोक्साइड एक्सेस में ऐड करी, ठीक है, ये वाली रिएक्शन बेटा हम अमोनिया चैप्टर में पढ़ेंगे। एक चैप्टर है अमोनिया, सेमेस्टर 2 में आएगा आपके, उसमें हम ये रिएक्शन पढ़ेंगे, उसमें हम स्टेप बाय स्टेप आपको समझाएंगे कि क्या है। डिट्टो सेम रिएक्शन है एकदम। तो यहाँ पे आपको कंपाउंड मिलेगा टेट्रा अमीन कॉपर सल्फेट। क्या ऐसा कंपाउंड पहली बार पढ़ रहे हो कि पहले कभी पढ़ा है? नो सर। कहाँ पढ़ाया सर है एसिड ऐसा? बेसिस एंड सॉल्ट में आपने सॉल्ट में पढ़ाया था। बिल्कुल कॉम्प्लेक्स सॉल्ट का टाइप पढ़ाया था। इलेक्ट्रोलिसिस में भी हमने Yes, कहीं sir. ऐसा सॉल्ट पढ़ा है? कहाँ पढ़ा है? Yes, sir. Sir, carbon tetrachloride. हाँ, सोडियम Sodium अर्जेंटोसाइनाइड, argento है ना? cyanide. तो कहने का मतलब ये कोई कोई ये नई चीज नहीं है या कुछ नया नहीं है, ये ऑलरेडी वो चीजें हैं जो आपकी किताब में है। बस फर्क ये है कि एनालिटिकल एक्चुअली इनको सेमेस्टर 2 में डालना चाहिए था, क्योंकि पूरी केमिस्ट्री जब खत्म हो जाती है तो ये चीजें ना अपने आप आसान हो जाती है। अब अभी जैसे आपको हमने अमोनिया नहीं पढ़ाई, तो अभी हमें ये समझाना पड़ रही है रिएक्शन, देखो बेटा ऐसे ऐसे हो रही है। अमोनिया पढ़ा चुके होते तो हम इसको स्किप कर देते, हम बोलते बेटा आती है, आप कहते हैं हाँ हाँ सर पढ़ चुके और आगे बढ़ जाते हैं। ये फर्क पड़ जाता है, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि रिएक्शन बड़ी सी सिंपल सी है। रिएक्शन में देखो प्रोडक्ट क्या बन रहा है, कॉपर हाइड्रोक्साइड और अमोनियम सल्फेट। तो उसी प्रोडक्ट को हमने कॉपर हाइड्रोक्साइड और अमोनियम सल्फेट में हमने एक्सेस अमोनियम हाइड्रोक्साइड डाल दी और हमें टेट्रामीन कॉपर सल्फेट मिला। एंड दिस टेट्रामीन कॉपर सल्फेट इज बेसिकली सॉल्यूबल। कब? इट इज सॉल्यूबल इन excess of ammonium hydroxide and forms deep blue solution of टेट्रामीन कॉपर सल्फेट। तो पहले इनसॉल्यूबल था, बट एक्सेस अमोनियम हाइड्रोक्साइड डाली तो सॉल्यूबल हो गया। सेम कॉन्सेप्ट आपका यहां लग जाएगा। जिंक के केस में ये भी पीपीटी बनता है कैसा, इनसॉल्यूबल, बट इसमें जब हम एक्सेस अमोनियम हाइड्रोक्साइड डालेंगे तो टेट्रामीन जिंक सल्फेट बन जाएगा, जो कि कैसा हो जाएगा, सॉल्यूबल। Soluble. इसी तरीके से लेड नाइट्रेट है, ये तो वैसे ही इनसॉल्यूबल है, एक्सेस में भी कुछ नहीं होगा, तो इनसॉल्यूबल का इनसॉल्यूबल। तो यहाँ पे आपको कलर याद रखना है, रिएक्शन से याद रखनी है, क्या कैसे होता है। अब आप ही बताओ भाई, इन 2 पेज में मतलब और क्या ही समझना है आपको, बोलो। ठीक है, तो इसलिए हम कहते हैं कि भाई जो एनालिटिकल है मतलब आधे घंटे का भी चैप्टर नहीं है, तो सब कुछ आप ही को करना है। एक बार पूरी केमिस्ट्री खत्म हो जाएगी तो आपको ये चीजें याद हो जाएंगी, बट प्रॉब्लम ये है कि अब पूरी केमिस्ट्री खत्म तो बात की बात है, सेमेस्टर 1 में आ रहा है, तो अभी से आपको पढ़ लेना, फर्स्ट टर्म एग्जाम के लिए इसको अच्छी तरह पढ़ना। अप्रोच हम आपको बता ही रहे हैं कि किस तरीके से इनको याद रख सकते हो। सारी रिएक्शन बहुत सिंपल सिंपल सी, लो चैप्टर ही खत्म हो गया। ये रिएक्शन भी पढ़ा चुके आपको हम, ठीक है। कैसे पढ़ा चुके, क्या चीज? सर रिडक्शन भी हुआ है इसमें। इसमें कोई रिडक्शन नहीं है मेरे ख्याल से। सर हुआ है, फर्स्ट पेज पे मार्क भी करा है मैंने। अभी तो हमने क्रॉस चेक किया बेटा, अभी अभी हमने बैच शुरू होने के पहले ही देखा था। चलो दोबारा से देख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। रिडक्शन जो है ना वो लास्ट की 2 लाइनों का रिडक्शन हुआ है जहां तक हमें पता है, बट 2 लाइन में क्या ही फर्क पड़ता है, मतलब 2 लाइन को पढ़ाने में अगर 10 मिनट लग रहे हैं तो उसमें बुराई क्या है। बट खैर देख लेते हैं, अभी तो जो पढ़ा रहे हैं उसको समझो। आपको याद होगा हमने एम्फोटेरिक एलिमेंट्स के बारे में आपको पढ़ाया था, एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स के बारे में पढ़ाया था, जिसमें से कौन कौन थे, जिंक होता है, एल्यूमिनियम होता है और लेड होता है। क्या करते हैं ये जो एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स होते हैं, ये एसिड के साथ भी रिएक्ट करते हैं और ये बेस के साथ भी रिएक्ट करते हैं। नॉर्मली जब आप एक बेस को अगर आप एक मेटल को बेस के साथ रिएक्ट कराओगे तो क्या प्रोडक्ट बनना चाहिए? सॉल्ट। काय का सॉल्ट? मेटल ऑक्साइड। तो यहाँ पे प्रोडक्ट बताओ, सोडियम को सोडियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्ट कराएंगे तो क्या बनेगा? मेटल ऑक्साइड एंड वाटर। नाम बोलो प्रोडक्ट का। वाटर कहाँ से ला रहे हो? सोडियम ऑक्साइड, मेटल हाइड्रोक्साइड एंड अरे कुछ नहीं, यहाँ पर बनेगा सोडियम हाइड्रोक्साइड और सोडियम।
अगर आप सोडियम हाइड्रोक्साइड की रिएक्शन आप मान लो कैल्शियम के साथ करा रहे हो, तो यहां बनेगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस सोडियम। बट समझना, ये वाली रिएक्शन नहीं होती है, ये रिएक्शन इम्पॉसिबल है, प्रैक्टिकली ये रिएक्शन पॉसिबल नहीं होती है। तो कहने का मतलब ये है, कोई भी मेटल जो है वो बेस के साथ रिएक्ट नहीं करता सिवाय इन 3 एलिमेंट्स के, जिंक, एल्यूमिनियम और लेड। और कोई भी बेस इन 3 एलिमेंट से क्यों रिएक्ट करता है, कैसा नेचर है इनका? एम्फोटेरिक। एम्फोटेरिक। तो यहां पे बेटा रिएक्शन देखो सिंपल सी है, जिंक है, एल्कली है, क्या बनेगा? सोडियम जिंकेट। पोटेशियम है तो पोटेशियम जिंकेट, हाइड्रोजन बची तो वो गैस रिलीज हो गई, रिएक्शन खत्म। अब ये मत कहना कि सर सोडियम जिंकेट पोटेशियम जिंकेट तो हम पहली बार सुन रहे हैं। आपको हम 50 क्वेश्चन में हमने आपको कराए थे, ये टेस्ट में दिए थे, प्रैक्टिस कराई थी इनकी, और हमेशा से बोला था कि जिंकेट, प्लम्बाइट, एल्यूमिनेट और मेटा एल्यूमिनेट के रेडिकल्स को याद रखना है। याद करो, बताया था कि नहीं? यस सर। यस सर। ठीक है, तो बस वही रिएक्शन है, कुछ नया नहीं है। यहां जैसे एल्यूमिनियम है, एल्यूमिनियम और सोडियम हाइड्रोक्साइड, यहाँ पर साथ में वाटर भी है। जब हम वाटर लेते हैं तो बेटा मेटा एल्यूमिनेट बनता है, ये ध्यान रखना। और अगर हम वाटर नहीं लेंगे तो सोडियम एल्यूमिनेट बन जाएगा। तो जनरली एल्यूमिनियम की रिएक्शन वाटर के साथ होती है अगर आपको मेटा एल्यूमिनेट बना है, तो सोडियम मेटा एल्यूमिनेट, पोटेशियम मेटा एल्यूमिनेट। ठीक है, जैसे यहां पर देखो तीसरी रिएक्शन, इसमें पानी नहीं है तो क्या बन गया? सोडियम एल्यूमिनेट बन गया कि नहीं बन गया? एल्यूमिनेट की वैलेंसी क्या होती है? AlO3-3। लेड की भी रिएक्शन देखो, सोडियम प्लम्बाइट, पोटेशियम प्लम्बाइट। अब बताओ इसमें क्या समझाने का है? क्लियर हो रही है कि नहीं हो रही है? जो कॉन्सेप्ट था वो हमने आपको बताई दिया कि भाई सिर्फ और सिर्फ 3 एलिमेंट ऐसे हैं बेटा, एल्यूमिनियम, लेड और जिंक, जो किसके साथ रिएक्ट करेंगे? बेस के साथ रिएक्ट करेंगे और एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट बनाएंगे। इसके अलावा कोई भी मेटल है, कैल्शियम प्लस सोडियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट नहीं करेगा, रिएक्शन नहीं होती है। अब यहां पर हमने क्या लिए था? जिंक अकेला था तो हाइड्रोजन रिलीज हो रही थी। यहां पर बेटा ऑक्साइड्स हमने ले लिए तो क्या बन गया? हाइड्रोजन वाटर। बाकी रिएक्शन सारी की सारी सेम है, ध्यान से देखो, सोडियम जिंकेट, पोटेशियम जिंकेट, ठीक है, सोडियम मेटा एल्यूमिनेट, पोटेशियम मेटा एल्यूमिनेट। बस फर्क ये है कि यहां पर हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन हो रही है, ठीक है, यहां पर भी हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन हो रही है। तो जिंक ऑक्साइड का रिएक्शन कर लो या जिंक हाइड्रोक्साइड का रिएक्शन कर लो, जो प्रोडक्ट मिलेंगे वो क्या मिल रहे हैं आपको? सेम। चाहे जिंक ऑक्साइड या जिंक हाइड्रोक्साइड ले लो, प्रोडक्ट आपको सेम मिलेगा। और जिंक अगर ले रहे हो ना, उसकी ऑक्साइड हाइड्रोक्साइड नहीं ले रहे हो, तो सिर्फ हाइड्रोजन निकलेगी, बाकी प्रोडक्ट सब में सेम है, कुछ भी हटके कुछ नहीं है। सोडियम प्लम्बाइट, पोटेशियम प्लम्बाइट वही वही प्रोडक्ट है। कलर याद रखना, लेड ऑक्साइड का जो येलो कलर है, बताओ ये गर्म हॉट में येलो होता है कि कूल में येलो होता है? हॉट। हॉट। गलत जवाब, कूल्ड, कोल्ड में येलो होता है, हॉट में ये कलर होता है चॉकलेटी ब्राउन। याद रखना ये। जिंक ऑक्साइड का कलर बोलो हॉट और कोल्ड में। हॉट में येलो, कोल्ड में वाइट। हॉट में येलो, कोल्ड में वाइट। इसी तरीके से जो पीबीओ है ना, पीबीओ बेटा हॉट में येलो नहीं होता है, उल्टा होता है। तो जिंक का तो याद है ही आपको, पीबीओ का हॉट में होता है ब्राउन कलर और कोल्ड में हो जाएगा येलो। तो उल्टा है हॉट पीबीओ और जिंक ऑक्साइड का, तो ये भी याद रखना। तो ये पेज भी दी एंड हो गया, ठीक है। वही सेम रिएक्शन ऊपर लिखी हुई है, यहाँ पर दोनों एम्फोटेरिक नेचर यहाँ शो किया गया है कि अगर एसिड के साथ रिएक्ट करेंगे तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगी, क्योंकि ये एसिड और बेस रिएक्ट टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर। बट इसी रिएक्शन को अगर हम बेस के साथ रिएक्ट करेंगे तो नहीं होगा ऐसा, तो फिर जिंकेट बन जाएगा। कॉन्सेप्ट वही है जो हम आपको सिखा रहे हैं।
अब फिर आ गया ये अपना लास्ट पेज, जिसमें शायद है ही नहीं, क्वेश्चन आंसर है। तो देखा जाए ओवरऑल बेटा तो एनालिटिकल में कुछ खास वैसा है नहीं जिसमें आप परेशान हो, बस ये है कि आप कितनी प्रैक्टिस कर रहे हो। ठीक है, स्क्रीन हटा दी हमने, डरना मत, कहाँ गायब हो गई। तो प्रैक्टिस है, जितनी अच्छी प्रैक्टिस करोगे उतनी अच्छी तैयारी होगी। बाकी आगे आने वाले टाइम में एग्जाम के पहले पहले हम प्रैक्टिकल केमिस्ट्री भी आपको कराएंगे, तब आपको बोर्ड के क्वेश्चन सॉल्व करने का भी हम वो देंगे ऑप्शन। तब उस टाइम फिर हम इस एनालिटिकल के और प्रैक्टिकल केमिस्ट्री के बोर्ड के क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी कर लेंगे, बट वो एग्जाम के बाद, अभी टेंशन मत लो। फर्स्ट टर्म के एग्जाम दे दो अभी, उसके बाद फिर हम सेमेस्टर 1 की केमिस्ट्री का प्रैक्टिकल और एनालिटिकल को अच्छी तरह तैयारी कर लेंगे। तो यहाँ पर एनालिटिकल भी होती है खत्म, जिस चैप्टर में कुछ भी नहीं था, रिएक्शन ही रिएक्शन भरी है, वो हमने आपको बता दिया कैसे पढ़ना है। कल हम मोल कॉन्सेप्ट शुरू करेंगे, और छुट्टी मत मारना, क्योंकि आपको पता ही है कब छुट्टी, अगली छुट्टी शायद 24 को है आपकी फिजिकल के लिए। ठीक है, बाकी दिन सैटरडे संडे तो रहेगी, और बाकी दिन जो भी है आपके वो रेगुलर क्लास रहेगी, अगर सेहत एकदम मस्त बनी रही हमारी तो हम। सर टुमारो सैटरडे। अच्छा, कल सैटरडे है, तो फिर मंडे को मिलते हैं फिर आराम से। ठीक है, मंडे डेट देख लेते हैं, 1 मिनट रुकना, लोग की थोड़ी प्रैक्टिस भी करा देंगे। फिजिकल का पेपर की छुट्टी कब मांग रहे हो तुम लोग? 24 तारीख को ना? यस सर, तो मंडे का और 23 केमिस्ट्री का अच्छा 23 का डे मिल जाएगा। और केमिस्ट्री का एग्जाम कब है? 27। 27। चलो अपने पास 23 तारीख है, 24 को छुट्टी मांग रहे हो, 25 26 3 दिन है, 3 दिन में तो आराम से हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, अच्छी प्रैक्टिस भी हो जाएगी। ठीक है, तो बेफिक्र रहो, टेंशन मत लो, सब हो जाएगा। बच भी जाएगा तो एग्जाम के बाद कंप्लीट हो जाएगा, टेंशन नहीं लेना। ठीक है जी, यस सर, थैंक यू तो सर। मस्त तरीके से अपने एग्जाम दो। थैंक यू सर। ठीक है, चलो गुड बाय, ऑल द बेस्ट फॉर योर नेक्स्ट एग्जाम जो भी है। ओके, थैंक यू सर। ओके।